नमस्कार, आवाज़ उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शशांक। जरा सोचिए कि किसी व्यक्ति को शांति का नोबेल मिलता है और अगले वर्ष वह व्यक्ति अपने ही देश पर जबरन युद्ध थोप देता है, तो ऐसे में पुरस्कार देने वाली संस्था पर सवाल उठने लगते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पुरस्कार और विवादों का नाता बहुत पुराना है। इसकी चर्चा किसी और दिन। आज चर्चा इथियोपिया और उसके नोबेल पुरस्कार विजेता प्रधानमंत्री एबी अहमद की, जिन्होंने इरिट्रिया में शांति बहाली के लिए 2019 में शांति का नोबेल प्राप्त किया था। पिछले 2 हफ्तों से इथियोपिया में सरकार और विद्रोहियों के बीच भीषण संघर्ष जारी है। इथियोपिया में जारी संघर्ष में अब तक सैकड़ों नागरिकों की मौत हो चुकी है तथा हजारों लोग जान बचने के लिए पड़ोसी देश सूडान में शरण ले रहे हैं। युद्ध के कारणों की समीक्षा से पहले इथियोपिया के भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक स्थिति पर एक नज़र डाल लेते हैं। इथियोपिया अफ्रीका का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है एवं सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था। यहाँ पर होने वाले परिवर्तन से आसपास के देश भी प्रभावित होते हैं। सूडान, युगांडा, सोमालिया, कीनिया इथियोपिया के पड़ोसी देश हैं। परंतु भारत तो इथियोपिया का पड़ोसी देश नहीं है। फिर हम इथियोपिया की चर्चा क्यों कर रहे हैं? भारत जरूर इथियोपिया का पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन इथियोपिया में लगभग 6000 भारतीय रहते हैं। इथियोपिया के 30 विभिन्न शिक्षण संस्थानों में करीब 2500 भारतीय टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं। तकनीक, विज्ञान, व्यापार, संचार में भारत के इथियोपिया के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। कई इथियोपियन कंपनियों में भारतीय लोग काम करते हैं। ऐसे में जब इथियोपिया युद्ध का दंश झेल रहा है, तो क्या वहाँ रह रहे भारतीय पूरी तरीके से सुरक्षित हैं? यह जानना हमारा कर्तव्य है। ये लड़ाई क्यों हो रही है, रुक क्यों नहीं रही है और इस लड़ाई में वहाँ के नागरिकों का क्या हाल है? आइए पूरा मामला समझते हैं। पूरा मामला समझने के लिए हमें 2 वर्ष पीछे जाना होगा। वर्ष 2018 में एबी अहमद को इथियोपिया के प्रधानमंत्री बनने के बाद एबी अहमद ने सत्तारूढ़ गठबंधन को भंग कर समस्त क्षेत्रीय पार्टियों का विलय एक राष्ट्रीय पार्टी में कर दिया। लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी टीपीएलएफ, ट्रिगे पीपल लिबरेशन फ्रंट ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। एबी अहमद के प्रधानमंत्री बनने के पहले तक टीपीएलएफ इथियोपिया की सत्ता पर काबिज थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद एबी अहमद ने कई बड़े बदलाव किए। टीपीएलएफ के प्रमुख लोगों को महत्वपूर्ण सरकारी पदों से हटा दिया। कोरोना महामारी के कारण देश में चुनाव पर पाबंदी के बीच सितंबर 2020 में ट्रिगे में चुनाव हुए। इथियोपिया की केंद्र सरकार ने इन चुनावों को गैर कानूनी करार दिया। 2 महीनों के बाद नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री एबी अहमद ने टीपीएलएफ पर सैन्य ठिकानों पर हमला करने एवं हथियार चुराने के गंभीर आरोप लगाते हुए सैन्य कार्रवाई की घोषणा की। वहीं दूसरी तरफ विद्रोही संगठन टीपीएलएफ ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन करते हुए इसे सरकार द्वारा युद्ध थोपने के लिए रचा गया एक षड्यंत्र बताया है। तो इस तरह से एक बात तो साफ हो जाती है कि आदमी कितना भी नोबल क्यों न हो, सत्ता उसे भ्रष्ट बना ही देती है और सत्ता की भूख उसे अंधा कर देती है। क्या हमारे देश में कभी इस तरीके की स्थिति बन सकती है? इसे समझने के लिए आइए इस पूरे मामले को हाइपोथेटिकली यानी परिकल्पनात्मक रूप से भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लेते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद एनडीए में शामिल तमाम सहयोगी पार्टियों का विलय बीजेपी में कर लेते हैं एवं विपक्षी पार्टियों को भी अपनी पार्टी में शामिल करने का न्योता देते हैं। लेकिन कांग्रेस समेत प्रमुख अन्य विपक्षी दल इनकार कर देते हैं और यह भी मान लेते हैं कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें चल रही हैं। अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देती है और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है, लेकिन राज्य सरकारें आदेश को मानने से मना कर देती हैं। केंद्र सरकार आदेश के सख्ती से पालन के लिए संबंधित राज्यों में सेना भेजती है। इस सूरत में राज्य सरकार सेना को रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करती है। इससे सेना और पुलिस के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पूर्व में भारतीय राजनीति में कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी। इमरजेंसी के दौरान जरूर ऐसी स्थिति बन सकती थी, लेकिन तब दुनिया में इंटरनेट नहीं था। विद्रोही संगठन टीपीएलएफ यानी ट्रिगे पीपल लिबरेशन फ्रंट के सेना से जुड़े 76 अधिकारियों पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो गया है। ट्रिगे, जो कि टीपीएलएफ का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, में सरकार और विद्रोही लड़ रहे हैं। सरकार का दावा है कि उन्होंने ट्रिगे क्षेत्र के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है। सेना राजधानी मेकले का रुख कर रही है। विद्रोही संगठन टीपीएलएफ ने कहा कि यह एक झटका जरूर है, लेकिन आखिरी परिणाम हमारे पक्ष में होगा। ट्रिगे क्षेत्र में संचार के सभी साधनों पर पाबंदी लगा दी गई है, जिससे सटीक सूचना मिलने में मुश्किल हो रही है। शांति और समझौते के लिए उठ रही अंतर्राष्ट्रीय आवाजों को दोनों ही पक्षों ने नजरअंदाज कर दिया है। इससे गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न हो गए हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पे? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहें आवाज उत्तर प्रदेश के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो।